महादेवाय नमः। महादेव संस्कृतम संस्था के निर्देशन में टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, डीएसएसबी, टेट, महादेवा नमः। एमपी वर्ग। मैं राधिका नंदन अनुज कुमार आप सभी मित्रों का फिर से इस महादेव संस्कृतम यूट्यूब चैनल में स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हम लोग संस्कृत व्याकरण पर बात कर रहे हैं। इसी क्रम में हम लोग ये प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला चल रही है। अभी तक हम लोगों ने 7 प्रश्नोत्तरी श्रृंखला को देखा। आज नए प्रश्नोत्तरी श्रृंखला के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं उच्चारण स्थान के विषय में। तो यह चैनल चूँकि संस्कृत कंपटीशन छात्रों के लिए समर्पित है, इसलिए अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आइए चलते हैं, देखते हैं प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न आपके सामने है कि मुख के जिस भाग से जिस वर्ण का उच्चारण किया जाता है वही उस वर्ण का होता है। क्या होता है? पहला विकल्प प्रयत्न स्थान, बी उच्चारण स्थान, सी समरणी और डी मुख स्थान। तो मुख के जिस भाग से जिस वर्ण का उच्चारण किया जाता है वो निश्चित रूप से वही उस वर्ण का क्या होता है? उच्चारण स्थान होता है। तो आप हमारा बी विकल्प टिक कर लें। बी विकल्प सही होगा कि वही मुख का उच्चारण स्थान होता है। मुख के जिस भाग से वर्ण का उच्चारण किया जाएगा, बोला जाएगा, वही उच्चारण स्थान होगा। और दूसरा प्रश्न है कि पाणिनीय स्वेच्छानुसार संस्कृत वर्णमाला में उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी है? बताइए, 6 है कि 7 है कि 8 है कि 9 है? तो पाणिनीय शिक्षानुसार आप जानते हैं कि अष्टाध्यायी में उच्चारण स्थानों की चर्चा नहीं है, जबकि पाणिनीय शिक्षा में 8 उच्चारण स्थान बताए गए हैं। उसके लिए कारिका है अष्टौ स्थानानि वर्णानाम उराकंठा शिरस्तथा जिह्वा मूलम च दंताश्च नासिकोष्टौ च तालुचाः। फिर से एक बार कारिका सुन लें। अष्टौ स्थानानि वर्णानाम उराकंठा शिरस्तथा जिह्वा मूलम च दंताश्च नासिकोष्टौ च तालुचा। अर्थात ये 8 उच्चारण स्थान हैं जो क्रम से हैं। उर है, कंठ है, सिर है, जिह्वामूल है, दंत है, नासिका है, ओष्ठ है और तालु। ये 8 उच्चारण स्थान पाणिनि ने अपनी शिक्षा में बताया है। फिर अगला प्रश्न आइए देखते हैं। तीसरा प्रश्न है कि ये वही आ गया है प्रश्न आपके सामने कि अष्टौ स्थानानि वर्णानां मुकुराकंठा स्थिरस्तताः जिह्वामूलं च दन्ताश्च नासिकोष्टौ च तालुचा। यह लक्षण है उच्चारण स्थान का कि प्रत्याहार का कि अभ्यंतर प्रयत्न का कि बाह्य प्रयत्न का? बताइए। तो जैसा जानते हैं उच्चारण स्थान का है। पाणिनीय शिक्षा में इन 8 उच्चारण स्थानों को 8 उच्चारण स्थान बताए गए। हमारा ए विकल्प सही होगा, ए विकल्प टिक कर लें। फिर अगला प्रश्न है विसर्ग का उच्चारण स्थान माना जाता है कंठोष्टम की कंठ की दंत की तालु। तो यदि सूत्र आपको याद होगा तो आप बता ले जाएंगे। सूत्र है, पहला ही सूत्र है अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। अर्थात आ का और कु का, हा का और विसर्ग का, ये इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। आ का मतलब आ, कु मतलब का वर्ग, हा मतलब हा और विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। बी विकल्प हमारा टिक कर लें, बी विकल्प सही होगा। आइए पांचवा प्रश्न देखते हैं कि वकार का उच्चारण स्थान क्या है? वकार का कंठोष्टम है कि दंतोष्ठ है कि कंठतालु है कि उपयुक्त सभी है? तो यदि आपको सूत्र याद होगा तो आप बता ले जाएंगे। वो सूत्र है वकारस्य दंतोष्ठम, वकारस्य दंत ओष्ठम। उस सूत्र के आधार पर अर्थात वकार का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ है। तो बी विकल्प हमारा सही होगा, बी विकल्प टिक कर लें। आइए आगे देखते हैं। आगे छठा प्रश्न आपके सामने है कि इनमें से 2 कंठ वर्ण हैं। इनमें से कौन 2 कंठ वर्ण हैं? अर्थात कंठ से बोले जाने वाले अक्षर हैं, बताएं। पहला है ए विकल्प गाघा, बी विकल्प जाझा, सी डाढ़ा, डी दाधा। तो पहला वाला जो है गाघा ये कावर का है, चाझा ये चावर का है, टाढ़ा ये टावर का है, दाधा ये तावर का है। तो यदि आपको सूत्र याद होगा तो पहला ही सूत्र है अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। अर्थात आ का वर्ग और हा और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है, इसलिए गा और घा चूँकि कावर का है इसलिए उसका उच्चारण स्थान ही कंठ होगा। तो हमारा ए विकल्प सही होगा। बाकी यदि हम बी विकल्प देखें तो जाझा जो है उच्चा वर्ग का है, जो इष्टुसा नाम तालु सूत्र से तालु से बोला जाएगा। और टाढ़ा टावर का है, जो सूत्र रटुरसा नाम मूर्धा से बोला जाएगा। और दाधा ये तावर का, इसलिए लितुलसा नाम दंता सूत्र के आधार पर ये दंत वर्ण हैं। आइए 7वां प्रश्न देखते हैं। छठे में पहला विकल्प सही होगा। 7वें प्रश्न देखें। वर्णों के उत्पत्ति स्थान हैं, अर्थात वर्णों के उत्पत्ति स्थान कितने हैं?
अब बताया है कि वर्णों के अर्थात वर्ण जहाँ से उत्पत्ति होते हैं, जहाँ से निकलते हैं, उनका कितने स्थान हैं। पहला विकल्प 8 हैं, बी 5 हैं, सी 6 है और डी 7 हैं। बताएं। तो जैसा जानते हैं जितने ऊंचाई स्थान हो वर्ण के उत्पत्ति स्थान है। तो पाणिनि ने आपको बताया है कि अष्टौ स्थानानि वर्णानाम उराकंठा शिरस्तथा जिह्वामूलं च दन्ताश्च नासिकौष्ठौ च तालु च। इस आधार पर वर्णों की उत्पत्ति के स्थान कितने हैं? 8। ए विकल्प हमारा टिक कर लें, ए विकल्प सही होगा। अब आइए 8वां प्रश्न है कि उच्चारण स्थान की दृष्टि से यह वर्ण है, अर्थात उच्चारण स्थान के आधार पर यह वर्ण कैसा वर्ण है? दंत वर्ण है कि मूर्धन्य वर्ण है कि तालव्य वर्ण है कि कंठ्य वर्ण है? बताइए। अर्थात ये पूछना चाहते हैं कि यह किस उच्चारण स्थान से बोला जाता है? दंत से बोला जाता है कि मूर्धन्य से कि तालव्य से कि कंठ से? तो आप यदि क्रम से लेते हैं, दंत वाला बोले जाने वाले अक्षर हैं लितुल सा नाम दंता, अर्थात ली, तू और ला तथा दंत सकार का उच्चारण स्थान दंत है। और मूर्धन्य से रेटुर सा नाम री और टू और रा तथा मूर्धन्य सा का उच्चारण स्थान मूर्धन्य है। जबकि तालव्य का इश्चुए सा नाम का तालु, तालव्य से बोले जाने वाले अक्षर हुए ई चू या सा नाम तालु, यूचुसा नाम इचू ऐसा नाम तालु, इससे बोले जाते हैं। तो यदि हमारा और ये सा है तो आप देख रहे हैं कि इस आधार पर हमारा जो है सी विकल्प सही होगा। कौन सा विकल्प सही होगा? सी विकल्प। सी विकल्प टिक कर लें, 8वां का सी सही होगा। अब 9वां प्रश्न देखें। 9वां प्रश्न है कि अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है? बताइए। तालु है कि दंत है कि मूर्धा है कि नासिका है? तालु है कि दंत है कि मूर्धा है कि नासिका? तो यदि सूत्र आपको याद होगा तो आप जानते होंगे, नासिका अनुस्वार से एक सूत्र है जिसके आधार पर जो अनुस्वार है उनका उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिका। तो हमारा डी विकल्प सही होगा। बल्कि तालु से बोले जाने वाले अक्षर हैं इश्चु सा नाम तालु, अर्थात ई चू या और तालव्य सा का उच्चारण स्थान तालु होता है। दंत से बोले जाने वाले अक्षर हैं लेतुल सा नाम दंता, सूत्र है इसके आधार पर। और मूर्धा वाले ऋतुर सा नाम मूर्धा, इस सूत्र के आधार पर। इस प्रकार हमारा 9वें का डी विकल्प सही हो जाता है। 10वां प्रश्न देखें। तो कौन सा वर्ण मूर्धा से उच्चारित होता है? अकार कि उकार कि षकार कि षकार? यदि आप मूर्धा से उच्चारण होने वाले अक्षरों को देखें तो सूत्र है ऋतुर सा नाम री टू सा, ये उच्चारण स्थान कितने हैं? मूर्धा के। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये सकार जो डी नंबर है वो मूर्धा से बोला जाता है, इसलिए हमारा डी विकल्प सही होगा। बाकी अकार जो है कंठ से बोले जाते हैं, अकोह विसर्जन नाम कंठा सूत्र से। उकार ओष्ठ से बोले जाते हैं, सूत्र है उपपद्मनीय नाम ओष्ठौ। और षकार इश्चुसा नाम तालु, अर्थात तालु से बोले जाते हैं, तालव्य सा इसे कहते हैं। अब उसके बाद 11वां प्रश्न है कि ई का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है कि तालु है कि मूर्धा है कि दंत है? तो ई को यदि हम बोलें तो कंठ से बोले जाने वाले अक्षर आप जानते हैं कि अकुह, आकुहा विसर्ग, इसका कंठ से बोला जाता है। अकुह विसर्जनीय नाम कंठा सूत्र है। और तालु से बोले जाने वाले का सूत्र है इश्चु सा नाम तालु, ई चू या सा नाम। इस तरह यदि तालु से बोलें तो यह नीचे सूत्र भी लिखा है स्त्रोत में इश्चु सा नाम, अर्थात ई चावग या और सा का उच्चारण स्थान तालु है। तो इस तरह हमारा बी विकल्प सही हुआ। मूर्धा वाला सूत्र है ऋतुर सा नाम मूर्धा, जबकि दंत वाला लितुल सा नाम दंता है। तो इस तरह हमारा बी विकल्प सही हो जाता है। आइए आगे 12वां प्रश्न देखें कि अनुनासिक वर्णों का उच्चारण होता है। अनुनासिक वर्णों का उच्चारण क्या होता है? कंठ है से कि तालु से कि दंत से कि मुख नासिका से? तो अब जानते हैं कि जो वर्गों के पंचमाक्षर है यम गणनम नासिका चा, ये जो है ये अनुनासिक वर्ण है और इनका उच्चारण मुख नासिका दोनों से है। मुख नासिका वचनों नासिका, अर्थात मुख और नासिका दोनों से बोले जाने वाले अक्षर अनुनासिक कहलाते हैं। तो हमारा डी विकल्प सही होगा। डी विकल्प टिक कर लें, हमारा डी होगा। आइए अगले चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 13वां प्रश्न है लि वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? अर्थात लि वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है?
मूर्धा है कि कंठ है कि ओष्ठ है कि दंत है। तो इस स्रोत में आपको लिखा है, सूत्र है लितुल सा नाम दंता, अर्थात ली, ता, ला और सा का उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। तो हमारा डी विकल्प सही होगा, डी विकल्प टिक कर लें। बाकी मूर्धा से बोलने जाने वाला का सूत्र है ऋतुषाणाम मूर्धा, जबकि कंठ से अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, ओष्ठ से उपपद्मनीया नाम ओष्ठौ। ये 14वां प्रश्न है कि कखा इति कखा इन अर्धविसर्ग खा इन जिह्वामूलीय वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है कि ओष्ठ है कि दंत है, जिह्वामूल है। तो इनका उच्चारण स्थान क्या है? तो जिह्वामूल है, अर्थात जो आधे विसर्ग इनको जिह्वामूल कहा जाता है और इनका उच्चारण स्थान जिह्वामूली है। तो डी विकल्प हमारा सही होगा। सूत्र है जिह्वामूल्यस्य जिह्वामूलम, जिह्वामूल्यस्य जिह्वामूलम। और 15वां प्रश्न है हमारा, डी विकल्प सही होगा। 15वां प्रश्न देखें तो अर्धविसर्ग पा और अर्धविसर्ग फा का उपदमानीय वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है? अर्थात जो पा फा के पहले यदि अर्धविसर्ग दिखेंगे तो उनकी संज्ञा होती है उपदमानीय, तो उनका उच्चारण स्थान पूछ रहे हैं। तो पहला है ए विकल्प है जिह्वामूलीय, बी है ओष्ठ, सी है दंतोष्ठ और डी है कंठ। तो इसके लिए सूत्र है उपपद्मनीया नाम ओष्ठौ, अर्थात उ पा वर्ग और पद्मानी का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। तो बी विकल्प हमारा टिक कर लें, बी विकल्प हमारा सही होगा। तो सूत्र है उपपद्मनीया नाम ओष्ठौ। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। फिर श का उच्चारण स्थान क्या है? अर्थात इसका उच्चारण क्या है? तो इसके लिए सूत्र है इष्टु या श नाम तालु, अर्थात ई चू या और श का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। तो बी विकल्प हमारा सही होगा, बी विकल्प टिक कर लें। मूर्धा वाला सूत्र है ऋतुल सा नाम मूर्धा, दंत वाला है लितुल सा नाम दंता, ओष्ठ वाला है उपपद्मनीया नाम ओष्ठौ। आइए 17वां प्रश्न देखें कि दंत से उच्चारित होता है, दंत से क्या उच्चारित होता है? का कि पा कि ला कि मा। तो दंत से उच्चारित करने वाला सूत्र है लितुल सा नाम दंता, लितुल सा नाम दंता। तो आप देख रहे हैं इसमें ला आ रहा है, इसलिए हमारा उच्चारण स्थान दंत से होने वाला ला है, जबकि का कंठ से बोला जाता है पा, ओष्ठ से बोला जाता है माँ, ओष्ठ और नासिका से बोला जाता है। तो इस तरह हमारा सी विकल्प सही होगा। आइए 18वां प्रश्न देखें। तो निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि नहीं है, अर्थात ओष्ठ से बोले जाने वाला अक्षर नहीं है। चा नहीं है कि पा नहीं है कि भा नहीं है कि माँ नहीं है। तो बताएं, तो ओष्ठ से बोले जाने वाले पहले हम ध्वनि को जान लें, उसके बाद जो नहीं होगा वही होगा। तो ओष्ठ से बोले जाने वाले सूत्र है उपु पद्मनीया नाम। उ पा वर्ग और पद्मानीय का उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ होता है। तो आप देखें ये चा का उच्चारण स्थान ना उ है, ना पा वर्ग है, ना पद्मानीय, इसलिए हमारा यही विकल्प होगा, क्योंकि ए विकल्प ही सही होगा, क्योंकि नहीं पूछा था। जबकि पा वर्ग में आता है तो उससे उच्चारण ओष्ठ ही होगा, भा भी पा वर्ग में आता है उच्चारण स्थान ओष्ठ ही होगा, माँ भी पा वर्ग में आता है इसलिए उच्चारण स्थान इसका ओष्ठ ही होगा। इस तरह हमारा ए विकल्प सही हो जाता है। आइए 19वां और 20वें प्रश्न देखें। इसी से हम लोग स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके 21वें प्रश्न देखेंगे। तो 19वां प्रश्न है, 19वां प्रश्न आपके सामने है कि लितुल सा नाम डैश 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 रिक्त स्थान की पूर्ति करें। दंताह भरा जाएगा कि मूर्धा की कंठाह की तालु। तो सूत्र आपको याद ही होगा कि लितुल सा नाम दंताह। तो हमारा ये विकल्प सही होगा, ये विकल्प टिक कर लें। और 20वां प्रश्न है कि ऋतुषाणाम मूर्धा, सूत्र है कंठ का कि दंत का कि मूर्धा का कि तालु का। यदि सूत्र आपको याद होगा तो ये सूत्र यही है कि ऋतुषाणाम मूर्धा। तो मूर्धा का ये सूत्र है, हमारा सी विकल्प सही हो जाता है। इस तरह हम लोगों ने अभी तक 20 प्रश्नों को देखा, उच्चारण स्थान के प्रश्नोत्तरी को देखा। कल नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 21वें प्रश्न से देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो को पसंद आया हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। शीघ्र ही नए विषय के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए महादेवाय नमः।